तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले संघ पोरिफेरा जो होता है उनका सामान्य लक्षण जनरल कैरेक्टर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, छोटा सा वीडियो है। तो वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर समझिए ध्यान से, जो संघ पोरिफेरा होता है वो सेकेंड अपन का संघ होता है। सबसे पहले अपन ने देखा था प्रोटोजोआ, जहाँ पर इसका जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया था। अब अपन समझेंगे यहाँ पर पोरिफेरा जो होता है उसका जनरल कैरेक्टर और अगले वीडियो में आ जाएगा उसका क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर समझना है अपन को कि जो संघ पोरिफेरा है, यानी कि पोरिफेरा जो वर्ड है, यानी कि जो पोरिफेरा नाम है संघ का, वो किसने दिया था। तो उस वैज्ञानिक का नाम हो जाता है रॉबर्ट ग्रांट। क्या हो जाता है इसका नाम? रॉबर्ट ग्रांट। तो भाई साहब जो रॉबर्ट ग्रांट नामक एक वैज्ञानिक था, जिसने क्या कर दिया था, पोरिफेरा संघ का नाम दे दिया था। तो रॉबर्ट ग्रांट नामक वैज्ञानिक ने पोरिफेरा संघ का नामकरण किया। इसके बाद अगर अपन समझते हैं कि जो पोरिफेरा संघ होता है उनके जो जीव होते हैं वो इसकी उत्पत्ति किससे हुई है। भाई साहब यहाँ पर अपन का जो पोरिफेरा होता है उसकी उत्पत्ति की अपन बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति होती है प्रोटेरोस्पोंजिया से। किससे होती है? प्रोटेरोस्पोंजिया से। प्रोटोरोस्पोंजिया क्या होता है, वो एग्जाम्पल ये जंतु है, और ये जंतु का एग्जाम्पल मैंने बता दिया था संघ प्रोटोजोआ पढ़ाते समय। तो प्रोटोरोस्पोंजिया से किसकी उत्पत्ति होती है? उनकी पोरिफेरा की। इसके बाद में संघ पोरिफेरा के जंतुओं का जिसमें अपन अध्ययन करते हैं उस अध्ययन की शाखा को अपन क्या कह सकते हैं? पैरालॉजी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? पैरालॉजी, या फिर इसको अपन कह सकते हैं पैराजूलॉजी ना। इसको पैरालॉजी या फिर पैराजूलॉजी कह सकते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि संघ पोरिफेरा के जंतुओं का आवास, देखिए यहाँ पर कोई पोरिफेरा जंतु का नाम नहीं है, केवल ये किसका नाम है? फाइलम का नाम है, यानी कि संघ का नाम है। उसके अंतर्गत बहुत सारे जंतु आएंगे। तो जो पोरिफेरा के जो जंतु होते हैं वो आवास करते हैं लवणीय जल। देखिए लवणीय जल का मतलब होता है खारे जल में ना, यानी कि समुद्र के जल में। लेकिन इसमें एक अपवाद हो जाता है। क्या हो जाता है? अपवाद हो जाता है। भाई साहब अपवाद मतलब वो सबसे अलग रहता है। वो अपवाद हो जाता है स्पोंजिला। ये स्पोंजिला होता है, वो उसको खारे जल में मजा नहीं आता है, और वो चला जाता है कौन से जल में? मीठे जल में चला जाता है। यानी कि देखिए सारे जो पोरिफेरा के जंतु होते हैं वो लवणीय जल, यानी कि अपन कह सकते हैं कि खारे जल में पाए जाते हैं। लेकिन स्पोंजिला होता है वो नखरा करता है, मेरे को खारे जल में नहीं रहना है, तो किस में चला जाता है? वो अपन के स्वच्छ जल में, यानी कि अलवणीय जल में चला जाता है। यानी इसका एक अपवाद हो जाता है। इसके बाद अगर अपन इसका आकार देखते हैं, यानी कि संघ पोरिफेरा के जंतुओं का अपन आकार देखते हैं, तो अधिकांश इनके जो आकार की बात करेंगे तो इनके जो जंतु होते हैं वो बेलनाकार, कैसा हो सकते हैं? बेलनाकार हो सकते हैं, या फिर इसका जो जंतु होते हैं वो फूलदान नुमा होते हैं। कैसा होते हैं? फूलदान नुमा होते हैं। देखिए फूलदान नुमा का मतलब होता है कि मतलब फूलदान ना, जो आलू होता है ना उसके समान फूलदान नुमा ना, आलू के समान फूलदान नुमा। फिर बेलनाकार भी हो सकते हैं ना, बेलन के आकार के भी हो सकते हैं संघ पोरिफेरा के जंतु। इसके बाद अगर अपन समझते हैं शरीर की बात, तो भाई साहब जो पोरिफेरा के जंतु होते हैं उनका जब अपन शरीर देखते हैं तो उनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जैसे कि अपन की बात करेंगे तो अपन की भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, लेकिन अपन को दिखाई नहीं देते ना। तो देखिए पोरिफेरा की जंतु होता है, इनका शरीर होता है वो कैसा होता है? छिद्रित होता है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि संपूर्ण शरीर इनका जो होता है वो कैसा होता है? छिद्रित होता है। संपूर्ण शरीर कैसा होता है इनका? छिद्रित होता है। छिद्रित मतलब छिद्र युक्त होता है। अब देखिए इसमें भी दो टाइप के छिद्र होते हैं। एक होते हैं शरीर पर छोटे छोटे छिद्र, जो कि क्या करते हैं? मुख का काम करते हैं। जैसे कि अपन मुख में क्या करते हैं? भोजन से ठूकते हैं, है ना, पानी से पीते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो अपन मुंह का काम मतलब मुंह से अपन कुछ जो भी लेते वो रहते हैं। उसी प्रकार से अपन के पोरिफेरा के जो जंतु होते हैं उनके शरीर पर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी से वो भोजन जल वगैरह लेते हैं। तो वो जो होते हैं उस छिद्र को, छोटे छिद्र को अपन नाम देते हैं ओस्टिया। तो देखिए उसमें फर्स्ट जो छिद्र होता है उसका नाम है ओस्टिया।
जो ओस्टिया होता है वो मुख का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? मुख का काम करते हैं। लेकिन जो दूसरे प्रकार के अपन के, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे, दूसरे प्रकार के जो अपन के छिद्र होता है, जो कि बड़ा छिद्र होता है और वो अग्र भाग में होता है। जैसे कि अपन की बात करेंगे, उनका जो शरीर होता है ना, उनके अग्र भाग पर एक बड़ा सा छिद्र होता है और वो छिद्र क्या काम करता है? गुदा का काम करता है। यानी कि एनस का, जिस प्रकार से अपन का एनस अलग होता है उसी प्रकार से इनका बड़ा सा छिद्र किसके लिए होता है? एनस के लिए होता है, यानी गुदा के लिए होता है। तो उसका नाम होता है ओस्कुलम। क्या नाम हो जाता है? ओस्कुलम। तो ये ओस्कुलम होता है वो गुदा का काम करेगा। इसके बाद अगर अपन इसका शारीरिक संगठन देखते हैं, इनका अगर अपन शारीरिक संगठन देखते हैं पोरीफेरा का, तो इनका पोरीफेरा का शारीरिक संगठन होता है कोशिका स्तर का। किस प्रकार से हो जाता है? कोशिकीय स्तर का। देखिए, कोशिकीय स्तर का मतलब ये होता है कि इनका जो शरीर होता है वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। अपन का किससे? कोशिका से, फिर अपन का कैसा? उत्तक, उत्तक से फिर उत्तक तंत्र, फिर अंग, अंग से अंग तंत्र, फिर पूरा बॉडी बन गया है। उसी प्रकार से इनका जो शरीर होता है, उनका शारीरिक संगठन कैसा होता है? कोशिकीय स्तर का। इसके बाद अगर हम देखते हैं पोरीफेरा में शरीर योजना की बात। देखिए, शरीर योजना की अगर अपन बात करते हैं तो उनका जो शरीर योजना की बात करेंगे तो उनका शरीर योजना हो जाता है कोशिकीय पुंज। कोशिकीय पुंज प्रकार की इनकी शरीर योजना होती है। कोशिकीय पुंज जो होता है उसको अपन इंग्लिश में कहते हैं सेल सेग्रीगेट। क्या कह सकते हैं इसको? सेल सेग्रीगेट। सेल सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है इसको समझिए भाई साहब। इनका जो शरीर होता है उसकी अगर बात करते हैं सेल सेग्रीगेट शरीर योजना की, इसका मतलब ये होता है कि भाई साहब प्रत्येक कोशिका क्या करती है? भोजन को ग्रहण करती है और प्रत्येक कोशिका भोजन को बाहर त्यागने का काम करती है। समझे ना बात को? तो क्या होता है, प्रत्येक कोशिका भोजन को ग्रहण करेगी, प्रत्येक कोशिका क्या करेगी? भोजन को बाहर निकालेंगी। ऐसी योजना को अपन कहते हैं शरीर कोशिकीय पुंज कह सकते हैं। यानी कि इनकी शरीर योजना कैसी हो जाती है? सेल सेग्रीगेट टाइप की हो जाती है। इसके अगर अपन सम्मिति की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? देखिए, सम्मिति का मतलब क्या होता है? जैसे कि अपन की बात करते हैं, अपन को ऐसे ऊर्ध्वाधर काटेंगे ऐसे, है ना, ऐसे काटेंगे तो अपन के दो भाग बराबर हो जाते। मतलब एक हाथ इधर तो एक हाथ इधर, एक पैर इधर तो एक पैर इधर, है ना, और मुंह भी आ जाता है, मतलब समान हो जाता है ना। अगर किसी भी अपन प्राणी को अनुदैर्ध्य अक्ष से काटेंगे, दो बराबर भाग बढ़ जाते हैं, तो उसको अपन कहते हैं सम्मित वाला है भाई साहब, है ना, पैसे वाला है भाई साहब। अगर वो दोनों बराबर भाग में नहीं बढ़ता है, अगर मान लीजिए कि आप उनको यहाँ पर मनुष्य ने काटा है ना, अगर यहाँ पर 3 हाथ चले गए ना, हालांकि है तो नहीं लेकिन 3 हाथ है, ओके, यहाँ पर हो गए, यहाँ पर 2 हाथ हो गए, या फिर यहाँ पर मान लीजिए कि 2 हाथ है, यहाँ पर 1 हाथ है, तो वो असम्मित हो गया, मतलब इसमें 2 बराबर भाग में बटा नहीं। तो भाई साहब जो पोरीफेरा के प्राणी होते हैं वो कैसे होते हैं? असम्मित होते हैं, मतलब 2 बराबर भागों में बढ़ते नहीं है। तो कैसा हो जाता है? असममित। असम्मित होते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद हो जाता है, कौन सा? ल्यूकोसोलेनिया। ये क्या अपवाद हो जाता है? इसमें एग्जाम्पल आ जाता है ल्यूकोसोलेनिया। देखिए, ये अपवाद है ल्यूकोसोलेनिया। तो ल्यूकोसोलेनिया में अरीय सम्मित पाई जाती है। कौन सी सम्मित पाई जाती है? अरीय सम्मित। ये भाई साहब अरीय सम्मित क्या होती है? तो देखिए, अरीय सम्मित की अगर हम बात करते हैं तो मतलब किसी भी अक्ष से काटेंगे। अक्ष का मतलब कैसा हो? ऐसे टेढ़ा हो गया ना, ऐसे 2 या 2 से अधिक अक्ष। मतलब मेरे को यहाँ से काटा तो ऊपर वाला भाग अलग हो गया, नीचे वाला भाग अलग हो गया। अगर बराबर होंगे तो उसको अपन अरीय सम्मित कहते हैं, अगर बराबर नहीं है तो असम्मित कहते हैं। लेकिन ग्लूकोसोलेनियम अरीय सम्मित मतलब इसमें अगर 2 या 2 से अधिक अक्ष से काटेंगे तो इनके 2 बराबर भाग बढ़ते हैं, मतलब ग्लूकोसोलेनियम अरिसम्मित, बाकी जो पोरीफेरा के प्राणी होंगे उसमें असम्मित प्रकार का सम्मिति हो जाती है, सिमेट्री हो जाती है। अगर अपन देखते हैं कंकाल की बात, तो देखिए पोरीफेरा के प्राणी होते हैं, उनका कंकाल होता है आंतरिक। कैसा कंकाल होता है? आंतरिक कंकाल होता है। अगर मैं कंकाल को लेके चलता हूँ तो कंकाल को यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, देखिए इनका जो कंकाल होता है ना वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। मतलब यहाँ पर 3 टाइप का हो सकता है।
अगर वो कंकाल किसका बना है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। अगर मान लीजिए कि वो कंकाल अगर कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, तो यहाँ पर सॉरी वो बड़ा आता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो उसको अपन कह सकते हैं कैल्कोब्लास्ट। इसको अपन क्या कह सकते हैं, कैल्कोब्लास्ट। इसको अपन कह सकते हैं कैल्कोब्लास्ट। लेकिन अगर कंकाल किसका बना है, सिलिका का बना है, यानी कि SiO2 का बना है, तो उसको अपन कह सकते हैं क्या, सिलिकोब्लास्ट। तो देखिए सिलिका का बना है तो उसको अपन कह सकते कंकाल को सिलिकोब्लास्ट। लेकिन अगर वो किसका बना है, स्पोंजिन तंतु का बना है, तो उसको अपन कहेंगे क्या, स्पोंजियोब्लास्ट। देखिए अपन का पोरीफेरा के प्राणियों में कंकाल भाई साहब आंतरिक होता है, मतलब अंदर होता है कंकाल। वो भी 3 टाइप का हो सकता है। अगर वो कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब तगड़ा बना है, तो उसको अपन कह सकते हैं कैल्कोब्लास्ट। अगर वो सिलिका का बना है, तो उसको अपन कहते हैं सिलिकोब्लास्ट। या फिर वो स्पोंजिन तंतुओं का बना है, तो उसको अपन कह सकते हैं स्पोंजियोब्लास्ट। अब यहाँ पर बात आती है अपन की जनन स्तर की। तो देखिए जनन स्तर की अपन बात करते हैं, तो भाई साहब इसमें 2 जनन स्तर पाए जाते हैं। कितने जनन स्तर पाए जाते हैं, 2 जनन स्तर। वो भी कौन कौन सा होता है, एक तो हो जाता है एक्टोडर्म। कौन सा हो जाता है, एक्टोडर्म। और एक हो जाता है एंडोडर्म। कौन सा हो जाता है, एंडोडर्म। तो देखिए जनन स्तर 2 हैं, तो उसको अपन कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या कहते हैं इसको, डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। जनन स्तर अगर कितने हैं, 2 हैं, तो इसलिए इसको अपन कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। कौन कौन से जनन स्तर हो सकते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। समझे ना बात को। अब आगे अपन देखते हैं, यहाँ पर समझिए। अगर अपन पोषण की बात करते हैं, यानी कि पोरीफेरा के प्राणी पोषण किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इनका जो पोषण होता है वो प्राणी सम होता है। कैसा होता है, प्राणी सम, मतलब प्राणियों के समान पोषण करते हैं, जंतुओं को खाते हैं ना। अपन जैसे खाना खाते हैं, जंतु को खाते हैं ना, बकरे वगैरह को खा लेते हैं तो वो जंतुओं के समान हो जाता है, प्राणी सम भोजन करते हैं ना, प्राणियों के समान। अगर अपन बात करते हैं पाचन की, तो भाई साहब जो इनका पाचन होता है वो कैसा होता है, अंतःकोशिकीय होता है। अंतःकोशिकीय का मतलब होता है कोशिका के अंदर इनका पाचन होता है। अंतःकोशिकीय का मतलब क्या हो गया, इसका पाचन कोशिका के अंदर है ना, ये छोटी सी सेल है उसके अंदर पाचन होगा। अब यहाँ पर समझिए श्वसन। भाई साहब ये सांस कैसे लेते हैं, तो देखिए इनका कोई नाक वगैरह नहीं होता है, फेफड़ा वगैरह नहीं होता है, तो उनका जो सांस लेने का तरीका है वो है इनका शारीरिक सतह, यानी कि अपन कह सकते हैं इनकी सतह है ना। तो इस वो होते हो भाई साहब एक सतह के माध्यम से ले सकते हैं, और उत्सर्जन भी किसके माध्यम से ले सकते हैं, सतह के माध्यम से। लेकिन कौन सी सतह हो जाती है, शारीरिक सतह। शारीरिक सतह के माध्यम से वो क्या कर सकते हैं, शोषण उत्सर्जन कर सकते हैं पोरीफेरा के प्राणी। अब यहाँ पर अपन बस समझते हैं जनन की, कि भाई साहब ये जनन तो करते होंगे तब जाके आगे पोरीफेरा के प्राणी और बनेंगे है ना। तो देखिए जनन होते हुए 2 टाइप के कर सकते हैं। एक तो अपन का कर सकता है अलैंगिक। कौन सा कर सकता है, अलैंगिक। और दूसरा कौन सा कर सकता है, वो लैंगिक। अब इसमें भी अपन के अलग अलग कर सकते हैं। देखिए अगर अपन बात करते हैं कि भाई साहब अलैंगिक में कौन सा जन्म करता है, तो देखिए अलैंगिक में अपन बात करते हैं तो वो मुख्य रूप से करते हैं मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं, मुकुलन के द्वारा। भाई साहब मुकुलन का मतलब क्या हुआ, कि पोरीफेरा का कोई भी प्राणी है ना, जैसे साइकोन है, मान लीजिए साइकोन है, तो साइकोन होता है उसका बड़ निकलेगी छोटी सी है ना, बड़ निकलेगी फिर बड़ी होगी फिर नीचे गिर जाएगी, वो दूसरा साइकोन बना देगा, तो वो हो जाता है मुकुलन के समान है ना। लैंगिक की अगर अपन बात करते हैं तो भाई साहब ये युग्मक द्वारा करते हैं लैंगिक जनन। युग्मक मतलब जैसे कि फीमेल और मेल गैमेट बनते हैं ना, जैसे कि नर और मादा के लिए शुक्राणु अंडाणु, उसी प्रकार से यहाँ पर भी गैमेट के द्वारा क्या करते हैं, वो लैंगिक जनन करते हैं। निषेचन की अगर बात करते हैं, जो पोरीफेरा के प्राणी होता है उनका जो निषेचन होता है वो शरीर के अंदर होता है, मतलब आंतरिक निषेचन होता है। कैसा निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है।
इसके बाद में अपन के ये सारे क्या हो गए, जनरल कैरेक्टर पोरीफेरा के। अब फाइनली उसमें देखते हैं कि इसमें विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं जो कि संघ पोरीफेरा को सबसे अलग करते हैं, मतलब बाकी जो संघ हैं उनसे सबसे अलग करते हैं कि इसमें विशिष्ट लक्षण के कारण से। तो देखिए इसमें दो विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। पहला विशिष्ट लक्षण पाया जाता है कि इसमें कैनाल तंत्र पाया जाता है, नाल तंत्र पाया जाता है। इसके बाद में दूसरा जो इसका लक्षण हो जाता है वो होता है फ्लैजिला युक्त कॉइनोसाइट कोशिका का पाया जाना। तो समझिए उसमें क्या होता है, पहला जो विशिष्ट लक्षण होता है वो होता है इसमें कैनाल तंत्र पाया जाना। क्या पाया जाना, कैनाल तंत्र पाया जाना। और इसका दूसरा विशिष्ट लक्षण होता है फ्लैजिला युक्त कॉइनोसाइट कोशिका का पाया जाना, मतलब फ्लैजिला युक्त कॉइनोसाइट कोशिका, है ना। तो देखिए विशिष्ट लक्षण दो हो जाते हैं, कैनाल तंत्र का पाया जाना, फ्लैजिला युक्त कॉइनोसाइट कोशिका का पाया जाना। तो इस प्रकार से अपन के संघ पोरीफेरा के लक्षण हो जाते हैं। आई होप को सारा समझ में आया होगा। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।